हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे घटना चेक पूर्वालोकन इंडियन इकोनॉमिक्स की, जिसकी ऑलरेडी हम लोगों ने 8 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और बीच में 2 से 3 दिन में कुछ इशू था, प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से क्लासेस इकोनॉमिक्स की नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी ये क्लासेस और इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 8 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि करंट अफेयर्स में जो आने वाले स्टैटिक पोर्शन के साथ आपका बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, यहाँ से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन जब आपका स्टैटिक और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं तो ये प्रश्न के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है घटना चक्र। लेकिन 600 प्लस पेजों की किताब होने की वजह से बार बार रिवीजन छोड़ो, एक बार भी कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने 90 प्लस पेजेस में पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं इकोनॉमिक्स की, जिसकी क्लास भी हम लोग कर रहे थे। और इसी तरीके से हमने सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना दिए जो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है और सभी की क्लास यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि पीडीएफ इसकी पेड रहती है, वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था मनी एंड बैंकिंग को कंप्लीट किया था और उसके आगे ह्यूमन डेवलपमेंट या सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो चैप्टर था उसे पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 रहेगा, जो कि सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने दिया है। आप लोगों ने अगर सोशियोलॉजी थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा या जिनका ऑप्शनल भी होगा तो उन्हें पता है कि समाज शास्त्र के बहुत बड़े विचारक हैं जिनका नाम है अगस्त कॉम्टे। इवन की फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने 3 स्टेजेस बताए हैं। पहला है धार्मिक चरण के आधार पर विकास होता है, दूसरा आध्यात्मिक चरण के आधार पे और तीसरा है सकारात्मक चरण के आधार पे। तो ये जो सकारात्मक है इसी को आर्थिक विकास या सकारात्मक विकास के रूप में देख सकते हैं। बाकी जो आपके धार्मिक है, आध्यात्मिक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिर इन्होंने आगे देखते हैं दूसरे पॉइंट में कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन शिशु मृत्यु दर और साक्षरता है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी के जीवन में गुणवत्तापूर्ण चेंजेस हो रहे हैं या गुणवत्तापूर्ण जो है कि कुछ दिख रहा है कि हाँ भाई परिवर्तन हो रहा है, इनमें जो है कि वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? अगर वहाँ के हेल्थ सिस्टम अच्छे हो रहे हैं तो भाई बच्चों की मृत्यु को रोका जा सके। यानी कि जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं जो कॉमन होती है बच्चों में, क्योंकि एक बच्चा जो अपने माँ के गर्भ में था, वहाँ के एटमॉस्फेयर में था, जैसे वो बाहर के एटमॉस्फेयर में आता है जो बहुत ही पॉल्यूटेड है, बहुत प्रदूषित होता है, वहां पर वो अपनी बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगाता है। उस दौरान उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। अगर आप इस डेथ को रोक पा रहे हो, इट मीन्स कि आपने जीवन की गुणवत्ता का एक लक्ष्य पूरा किया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने एजुकेशन को ग्रैप्स किया। आपको अगर एजुकेशन मिल गई तो आपका समाज अच्छा होगा, आपके सोसाइटी में कल्चर होंगे, संस्कृति होंगे, मूल्य होंगे, साथ ही साथ आप रोजगार की तरफ भी बढ़ोगे। आप वैल्यू ऑडिशन करने के साथ साथ आप रोजगार को भी क्रिएट कर सकते हो, जॉब सीकर भी बन सकते हो। तो शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दूसरा आपका साक्षरता होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट है, मतलब कि एक अलग पॉइंट है आपका कि ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के लिए 1970 के दशक के मध्य मॉरिस डी मॉरिस ने विकसित किया था किसको? ऊपर वाले जो कॉन्सेप्ट थे। अब यहाँ पे इन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता तीनों को मिलाकर जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया। ध्यान से समझो कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो इसमें आपका शिशु मृत्यु दर भी होना चाहिए, साक्षरता दर भी होना चाहिए और तीसरा जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि आप एक अवस्था के बाद लंबी उम्र कितने जियोगे। जैसे भारत में लगभग 69 के आसपास हो चुकी जीवन प्रत्याशा, यानी ऑन एन एवरेज भारत में लोग 69 ईयर तो जीते ही जीते हैं। कुछ लोग 70, 72, 75, 80 तक जी लेते हैं और कुछ लोग 50, 55 में ही गुजर जाते हैं। तो जीवन प्रत्याशा जिस देश की अच्छी है, यानी कि बुजुर्ग एक लंबी उम्र को जी रहे हैं, अर्थात वहां का हेल्थ सिस्टम अच्छा है, फूड कल्चर अच्छा है, ठीक है, सोशल कल्चर अच्छा, हर एक चीज बेहतर है। लेकिन आजकल इंडिया में क्या हो रहा है? जंक फूड की दुनिया चल रही है और जंक फूड आप आज खा रहे हो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही आप 45 के क्रॉस जाओगे, एज को क्रॉस करोगे, आपकी बॉडी में तमाम प्रकार के सिम्टम्स दिखेंगे, बीमारियां दिखेंगी, जिसकी वजह से बहुत करोगे 60, 62, 65 के आसपास मर जाओगे। और जैसी लोगों के मरने की उम्र 65, 64 हो जाएगी तो हमारी जीवन प्रत्याशा 69 से घट के 64 आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस देश की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है, शिशु मृत्यु दर अधिक है और साक्षरता जो है कि शिशु मृत्यु दर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और साक्षरता। तो ये इस तरीके से जीवन के भौतिक जो गुणवत्ता सूचकांक है इसी को डेवलप किया गया था किसके द्वारा? मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। HDR, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है, पहली चीज कौन इसको प्रेजेंट करता है? तो UNDP प्रेजेंट करती है।
अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है और यूएनडीपी द्वारा 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया गया। तो बात यह आती है कि चलो ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कि जारी की जा रही है, लेकिन इसको तैयार किसके द्वारा किया गया, या यूं कहें कि इसका पहली बार कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं और एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। अगर आप देखोगे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, इसके बाद आपको अमर्त्य सेन का नाम लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर इन दोनों में चूज करना हो, जैसे मान लो ऑप्शन में दिया हो कि ए ऑप्शन में महबूब उल हक, बी ऑप्शन में अमर्त्य सेन, तो आपको महबूब उल हक को चुनना है। और अगर कहीं पे ऑप्शन देता है कि केवल महबूब उल हक और दूसरा देता है महबूब उल हक एवं अमर्त्य सेन, यानी उन्हीं के साथ उन्हें ऐड किया गया, तो आपको बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। सक्षमता उपागम को प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। सक्षमता मतलब पावर, कैपेबिलिटी, यानी किसी व्यक्ति को स्किल दे दीजिए, किसी व्यक्ति को आप रोजगार मत दीजिए, आप बस स्किल दीजिए, रेवड़ी मत बांटिए, आप उसकी योग्यता में निखार लाइए, उसको शिक्षित करिए और उसको कौशल युक्त करिए, बाकी वो रोजगार खुद ढूंढ लेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ध्यान केंद्रित किया, यानी यूएनडीपी ने ध्यान केंद्रित किया, और इसी वजह से अमर्त्य सेन और महबूब उल हक द्वारा दिए गए ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने इंडेक्स जारी करना शुरू कर दिया। और इसमें जो 3 मुख्य रूप से जो यूज किए जाते हैं आपके मापदंड, उसमें एक होता है जीवन प्रत्याशा पहला, दूसरा होता है शैक्षिक उपलब्धि और तीसरा होता है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। अब यहां पर क्या है, कई जगह आपको पीसीआई भी देखने को मिल सकता है, पर कैपिटा इनकम, बात वही है, तो इसके लिए घबराना मत, ठीक है। 1996 में मानव विकास सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन और निष्ठुर, क्या वर्ड यूज किया रहा है, निष्ठुर, आवाज विहीन और भविष्य रहित कहा गया। अर्थात इन्होंने बताया कि जो हम विकासशील देशों का जो आंकड़ा कलेक्ट करते हैं, तो वहां पे जो हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो इस तरीके का है कि ना तो उनकी वैश्विक स्तर पे कोई आवाज उठा रहा है, ना उनके पास कोई विजन है भविष्य का कि हम क्या करेंगे आगे चल के, और ना ही वहां पे कोई रोजगार है, किसी भी तरीके की चीजें नहीं देखने को मिल रही हैं। यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट 2010 में लिंग असमानता सूचकांक की भी शुरुआत कर दी गई है, यानी जेंडर इनइक्वालिटीज की, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है जिसमें हम पर कैपिटा इनकम बता देते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बता देते हैं, एजुकेशन को बता देते हैं, लेकिन इसमें जो लिंग के आधार पर महिलाओं की गिरावट देखी जाती है उसकी व्याख्या डिटेल से नहीं की जाती है। इसीलिए एक अलग से IHDI करके होता है, IHDI यानी इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अर्थात मानव विकास सूचकांक में जो असमानताएं हैं, जो लिंग के आधार पर असमानता है, विकासशील देशों के आधार पर असमानता है, उनको भी अलग से अब इंडेक्स के तौर पे जारी किया जा रहा है और उसमें उस पर काम किया जा रहा है। भूटान के नरेश जिग्मे सिंघवे वांगचुक की पहल पर 1972 में भूटान ने सकल राष्ट्रीय सुख यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNHI को प्रगति का सूचकांक बताया, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई, आप जितना भी आर्थिक भौतिक विकास कर लेते हो, लेकिन क्या आपकी दुनिया में लोग खुश हैं? यूरोपियों से इन्होंने पूछा, अमेरिकन से पूछा कि क्या आपकी दुनिया में लोग खुश हैं? कोई वहां पे शादीशुदा नहीं हो पा रहा है, शादी हो रही है तो तलाक हो जा रहा है, बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस वहीं पे आ रहे हैं, कैंसर के आ रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते, 18 साल के बाद अलग रहने लगते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो क्या वो लोग खुश हैं? भूटान के नरेश ने कहा कि भाई उससे बेहतर तो हमारा पिछड़ा ही देश सही, विकसित विकासशील देश ही सही, लेकिन हम खुश तो हैं, अपने परिवार के साथ तो हम अपने खुश हैं, हम लोगों के समाज में तो लोगों के साथ खुश हैं। तो ये चीज इन्होंने दी और कहा कि इस पर भी जरा काम करिए, तभी से ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी किया जाने लगा। और इन्होंने इसमें 3 तत्व शामिल किए। जीवन की संतुष्टि कितनी है? आज आप अपने से पूछो ना, आपको एक हाथ पैर शरीर सुरक्षित मिला हुआ है तो आप ज्यादा बेहतर हो उन लोगों की अपेक्षा जो दिव्यांग है बेचारे, जो अपने ऑब्स्टेकल से लड़ रहे हैं शरीर से, और आपके पास पूरा शरीर होने के बाद भी क्या जीवन की संतुष्टि है कि नहीं, ये पूछना है आपको। संभावित आपकी एज कितनी है? एज आपकी तभी डिपेंड होगी, यानी उन्हीं चीज़ों पर निर्भर करती जो आपके देश में इंडस्ट्री चल रही है, पॉल्यूशन कितना हो रहा है, प्लांट कितने हैं, आपका खान पान कैसा है, आपकी लिविंग स्टाइल कैसा है, इसी पे आयु डिपेंड करेगी। आप अगर जंक फूड खा रहे हो 50-55 साल में कमजोर हो जाओगे। आप अगर ऐसे सिटीज के आसपास रह रहे हो जहां पे बहुत अधिक इंडस्ट्री चलती, पॉल्यूशन हो रहा है, आपके फेफड़े लंग्स सब कमजोर हो जाएंगे। तो आपकी आयु कैसी है और पर्यावरण कैसा है। इसीलिए भूटान में अगर आप देखोगे ना तो लगभग 70% तो वन आवरण मिलता है वहां पे, बहुत अधिक। उनके तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 33% तो मिनिमम रखना ही रखना है।
और आज वहां पे 50+ जो है कि वहां पे जंगल झाड़ी मिलते रहते हैं और बिल्कुल हरियाली होती है, एकदम शुद्ध वातावरण है वहां पे। अब आगे देख लेते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के आर्टिकल 26(1) के तहत शिक्षा का अधिकार और आर्टिकल 21(2) के तहत समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार और आर्टिकल 25 के तहत भोजन का अधिकार शामिल है। यानी ये ह्यूमन राइट के जो आपका 1948 में आया था, ठीक है, 1948 में जो आया था, उसी के बेस पे जो क्लॉज है उसकी बात की जा रही है। राज्य स्तर पे एचडीआर रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य एमपी है, जिसने अपनी पहली एचडीआर 1995 में जारी की थी। उसने ये बताया कि मध्य प्रदेश में ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक और बीएनआई, जिसे हम लोग कहते हैं बुनियादी आवश्यकता सूचकांक भी इनको हम कहते हैं, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज जो इंडेक्स होती है, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में ग्रामीण और शहरी और अखिल भारतीय स्तर पे बीएनआई की रूपरेखा तैयार की गई। कौन से इकोनॉमिक सर्वे में? 2020-21 में, और 5 आयाम के साथ 26 संकेतकों पर यह आधारित भी है। अब यहाँ पर हम अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, इसी में रोजगार, बेरोजगारी और कल्याणकारी योजनाएं। तो यहाँ से कुछ ऐसी योजनाओं को हम पढ़ेंगे जो कई बार एग्जाम्स में पुरानी योजनाएं होने के बावजूद भी इंपॉर्टेंट होती हैं, सरकार के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करती हैं, इसीलिए उनको बार बार पूछा जाता है। तो जैसे अगर आप देखोगे पहले पॉइंट की ओर, नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का शुभारंभ पीएम मोदी जी ने जनवरी 2018 में किया। मैंने क्या बताया? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एडीपी, जिसको हिंदी में कहते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अब आकांक्षी जिले क्या होते हैं, कई बार आपने सुना होगा, ठीक है। तो एक होता है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन में ऑलरेडी जो हमारे शहर नगर निगम होते हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जो पहले से डेवलप हैं, उनको और स्मार्ट तरीके से डेवलप किया जाएगा। जैसे बनारस हो गया यूपी में, इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, बरेली हो गया, कानपुर हो गया, ये सभी स्मार्ट सिटीज में। लेकिन आकांक्षी जिलों की मतलब होता है जिनको आकांक्षा है कि हमारे यहाँ भी कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। यानी जो पिछड़े जिले जैसे चंदौली, सोनभद्र, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, ये सभी ऐसे छोटे छोटे जिले हैं जिनको विकास की उम्मीद है। यानी क्या है? ये आकांक्षी जिले हैं। तो इसको शुरू किया गया था 2018 में। देश के 112 अल्प विकसित, देखो अल्प विकसित जिलों का त्वरित और प्रभावी रूपांतरण करना, जो पहले से ही अल्प विकसित है। इस प्रोग्राम के अधीन 5 क्षेत्रों में, जैसे स्वास्थ्य और पोषण की व्यवस्था की जाएगी, एजुकेशन की व्यवस्था, कृषि और जल संसाधन की व्यवस्था, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी चीजों पे विकास किया जाएगा। तो जरा याद रख लेना, एडीपी को शुरू कब किया गया? जनवरी 2018 में। क्या होते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट? मैंने ये भी बता दिया, पिछड़े जिलों को। उनमें कौन कौन से लेवल पर हम डेवलपमेंट करेंगे? तो हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें बता दी। कोविड-19 महामारी जैसी आपातकालीन हेतु पीएम केयर कोष या पीएम केयर फंड्स को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थायित्व पंजीकृत किया गया, स्थापित और पंजीकृत। हालांकि इस पे बहुत सारे आरोप भी लगते हैं कि पीएम केयर फंड के पैसे को कहाँ यूज किया जा रहा है, ये कोई नहीं बता रहा है। जिसमें पीएम इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार कोष के पदेन ट्रस्टी होते हैं। तो 3 बड़े मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये तीनों इसके बड़े जो है कि पदेन ट्रस्टी होते हैं। पीएम मोदी जी ने 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी एबीडीएम का शुभारंभ कर दिया गया। 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई थी आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, क्योंकि इसको शुरू किया गया था 2018 में। याद है आप लोगों को कहां से शुरू किया गया था? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे तो जहां तक याद आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूं, चलिए मैं कंफर्म कर लेता हूं। चलो कंफर्म करने की जरूरत नहीं, मैं कंफर्म हूं कि रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। मेरे दिमाग में बलिया भी आ रहा था ना, थोड़ा सा डाउट हो रहा, जबकि बलिया से उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था, तो रांची से इसको शुरू किया गया था, ठीक है, पीएम जन आरोग्य योजना। और इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक परिवार में एक एक व्यक्ति को, मतलब प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा देने की बात हुई थी। स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले व्यय के कारण लक्षित लाभार्थियों की वहन क्षमता से बाहर के खर्चों को कम करना, यानी जिनको जरूरत है लेकिन हेल्थ फैसिलिटी इतनी महंगी हो गई है कि हर एक व्यक्ति एक आम सर्जरी के लिए भी सोचता है, इतनी महंगी हेल्थ फैसिलिटी हो गई है। इसीलिए सरकार ने प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी हॉस्पिटल्स में इसको लागू करने का प्रावधान किया गया। तो ये सभी ऐसी योजनाएं ना दोस्तों, आप किसी भी बुक में पढ़ोगे जनरली नहीं मिलेगी। मैगजीन में पढ़ोगे, मैगजीन एक जगह होती है फिर फेंक जाती है, 2-3 महीने पुरानी हो गई, आपने फेंक दी कि भाई पुरानी करंट अफेयर है, क्या ही जरूरत है। लेकिन घटना चक्र की बुक को नहीं फेंक सकते हो, और जब घटना चक्र बुक को पढ़ते हो तो सारी चीजें मिलती हैं।
लेकिन अगर टाइम नहीं है तो शॉर्ट नोट्स हमारे फॉलो करो, इनको प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए आराम से और इसको पढ़ते रहिए। फिर यहां पे देखेंगे, इसमें देखिए केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी कितनी। केंद्र 60% योगदान करेगा, राज्य 40% योगदान करेगा। प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ऐसा ना लिख के आ जाए ऑप्शन में कि प्रति व्यक्ति 5 लाख, तो प्रति व्यक्ति में तो एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 25 लाख का हो गया, फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना सरकार को। ठीक है, तो इसीलिए प्रत्येक परिवार को 5 लाख का बीमा दिया गया, प्रति व्यक्ति नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इन योजनाओं का क्रियान्वयन एजेंसी यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इनको इंप्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदार है। क्लियर हो गई ये योजना। तो देखिए यहां से जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उसको ढंग से कवर करते हुए चलना है मेरे दोस्त। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 बहुत बार पूछा जाता है। इसके अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को आच्छादित करती है और इस योजना आयुष्मान पीएम जन आरोग्य योजना में इसे शामिल कर दिया गया है, इसे भी। अब इसके बाद देख लेते हैं, 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया। अभी मैंने इकोनॉमिक्स में ही आपको मनी एंड बैंकिंग में, यानी इससे पहले जो हमने मनी एंड बैंकिंग के 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे, वहां भी एक इंद्रधनुष मिशन की बात की थी, याद होगा, जो कमर्शियल बैंक में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके मैनेजमेंट को, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेगुलेशन के लिए तैयार किया गया था। और उसमें मैंने अल्फाबेटिकल बताया था ABCDEFG। इसमें 7 जो है कि अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, बी से बैंक बोर्ड ब्यूरो हो गया, कैपिटलाइजेशन हो गया, तो ये अलग अलग पॉइंट थे। लेकिन यहां पर मिशन जो इंद्रधनुष आप पढ़ रहे हो, ये हेल्थ सिस्टम से संबंधित है, जो कि टीकाकरण से संबंधित है, कि ताकि गर्भवती महिलाएं भी सुरक्षित रहें और जिस बच्चे का जन्म हो जा रहा है वो भी अपने जन्म के बाद जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करते हुए उसकी भी सुरक्षा की जा सके। इसके अंतर्गत हम लोग 7 टीकों की बात करते हैं। एक तो डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, काली खांसी हो गया, टिटनेस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा। तो जनरली आप जानते हो बच्चों को 3 प्रकार के टीके तो लगते ही हैं, जिसको डीपीटी कहते हैं। डीबीटी नहीं दोस्तों, डीपीटी, ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। लेकिन अब उसके साथ साथ उसे टीबी का भी लगेगा, पोलियो का भी लगेगा, हेपेटाइटिस बी का भी लगेगा और खसरा का भी लगेगा। तो ये टोटल जो है कि 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया। अब ये क्या होगा, साइंस में भी उठा के इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया, 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक है। तो ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कहते हैं हम आशा। तो आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, एसिडिटिव सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। आशा के कार्य क्या होते हैं, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के साथ ले जाना, जैसे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो सीएससी होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जहां पे जनरली आपको कोविड के टीके लगाए जाते थे। आपके गांव या गांव पंचायत में मिल जाएगा, हर एक 2-4 गांवों के बीच में एक मिलेगा। तो वहां पे आशा कार्यकर्ता क्या करती हैं, जो गांव की महिलाएं होती हैं, जो प्रेगनेंसी में हैं, जिनके 7 महीने 8 महीने कंप्लीट हो चुके, तो उनको रेगुलर जो जांच करानी होती है, पैसे नहीं होते हैं, गरीब परिवार से हैं, तो उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लेकर जाते हैं। वहां पे एएनएम जीएनएम जो है कि रहती हैं, नर्सें रहती हैं, जो इनसे संबंधित काम देखती हैं। गर्भावस्था के प्रारंभ संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट वगैरह ये सारी चीजें प्रदान की जाती हैं। फिर इसी में पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना दी जाती है महिलाओं को, कि आपको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए, हैवी वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं, डेली रेगुलर योगा प्राणायाम ये सब करिए, साथ में क्या क्या आपको खान पान रखना है, ध्यान रखना है, कोई ऐसी गर्म चीज़ नहीं खानी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि महिला की बॉडी अंदर से ऑलरेडी गर्म होती है और जब वो प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो और भी ज़्यादा हीट होती है। और इस दौरान अगर उस महिला ने कोई भी ऐसी गोली या कोई भी ऐसे खान पान को यूज किया जो बहुत बॉडी में हीट पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि 9 महीने से पहले उसके बच्चे की डिलीवरी हो जाए और प्रेगनेंसी जो है कि क्या हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो ये सारी जानकारी दी जाती है उनके द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 में एमएचआरडी के द्वारा की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका अब नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। वर्तमान में एमएचआरडी द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में घोषित भी कर दी गई थी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे HFWS 2019, इसका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय पोषण मिशन को देख लेते हैं। इसका कार्यक्रम या कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत के 200 गंभीर स्थिति वाले जिलों में बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने और उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्रियान्वित किया गया राष्ट्रीय पोषण मिशन, यानी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता दी जाएगी। छोटे बच्चों
किशोरियों और महिलाओं में रक्त अल्पता की घटना को कम करना, यानी एनीमिया की जो बीमारी होती है जब उनके बॉडी में ब्लड कम होता है, तो इसको कम करने के लिए ध्यान दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगला देखा जाए, सबरी संकल्प अभियान का संबंध क्या राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है, जिसका उद्देश्य है कुपोषण मिटाना। तो डायरेक्ट आपसे मिलान करने के लिए पूछ लेगा कि सबरी संकल्प अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टीकाकरण से, कुपोषण निपटान से, पोलियो के निपटाने से। तो आपको पता होना चाहिए कि सबरी संकल्प अभियान। समेकित बाल विकास सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो आपने हमेशा देखा होगा, आईसीडीएस बहुत बार पूछा जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, पीवाईक्यूज उठा के देख लो, कई बार पूछा गया है। 1975 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी चीजों को शामिल किया गया है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया। तो मंत्रालय का नाम भी आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे कुछ कार्यक्रम है, जैसे अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में आया, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में। देखिए इससे पहले भी पूछा गया तो मैंने डिटेल किया, और यहां भी पूछा गया। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, ये भी हमने पढ़ लिया, 2-3 बार रिपीट हो गया। फिर यहाँ पे कुछ योजना और प्रारंभ वर्ष, जैसे पीएम जन आरोग्य अभियान 2018 रांची झारखंड से शुरू किया गया। पीएम वय वंदन योजना, ये वय वंदन किसके लिए है? ये बुजुर्गों के लिए है। किसके लिए? बुजुर्गों के लिए है। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016, स्वच्छ भारत अभियान 2014, जब मोदी जी आए थे उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया। पीएम द्वारा कौशल भारत अभियान जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया। इस अभियान के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का उद्देश्य था कि दीर्घावधि और अल्पावधि प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं में नियोजित कौशल से संपन्न करना। यानी एक तो लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रेनिंग दोगे और एक शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेनिंग दोगे, जिससे लोगों में कौशल का डेवलपमेंट हो और फिर वो अपने लिए स्वतः रोजगार की जो है कि तलाश कर सके। अटल नवोन्मेष मिशन भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा 2015 में। यह भी कई बार पूछा जाता है, अटल नवोन्मेषी मिशन। फिर आगे देख लेते हैं, पीएम सहज बिजली हर घर योजना, इसे सितंबर मतलब इसको सौभाग्य योजना के नाम से भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगर पूरा नहीं लिखेगा कि पीएम सहज बिजली हर घर योजना, तो सिंपल भी पूछ सकता है कि सौभाग्य योजना। इसको 25 सितंबर 2017 को पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया और राजस्थान से इसको लॉन्च किया गया था। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे एक और इकोनॉमिक्स में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट योजना चलती है पीएम जनधन योजना। पीएम जनधन योजना, जिसके लगभग वर्तमान में 39 करोड़ से अधिक अकाउंट हो चुके हैं। 28 अगस्त 2014 को पीएम मोदी जी के द्वारा 28 अगस्त 2014 को पीएम मोदी जी के द्वारा भारत में वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय मिशन चलाया गया, जिसका उद्देश्य है कि देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना। बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग, बहुत सारे SC ST कम्युनिटीज़ के लोग, बहुत सारे पिछड़े समाज के लोग आज भी अपने पास बैंक के अकाउंट नहीं रखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि बैंक में जाएंगे तो धोखाधड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जानकारी का अभाव है। दूसरा, उनको ये भी था कि जब बैंक में जाओ तो 2000-3000 रुपये देने पड़ते खाते को ओपन करने के लिए। तो इसकी वजह से सरकार ने जनधन अकाउंट ओपन करवाया, और जिसको जीरो बैलेंस पे शुरू किया जा सकता है। यानी आपको कोई पैसा नहीं देना, बस अपने कुछ डॉक्यूमेंट देने, जिसके लिए 2-4 रुपये जीरोक्स कॉपी में लगते हैं, और आपका एक अकाउंट खुल जाएगा। आप उसमें 1 रुपये से लेके कई लाख रुपए तक की आप सेविंग्स कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया होगी। फिर यहाँ पे एक और योजना मिलान करने के लिए, आम आदमी बीमा योजना 2017। ये आम आदमी पार्टी वाली योजना मत समझना, ये पहले से यूपीए गवर्नमेंट ने चलाई थी। पीएम आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत योजना 2021 में है। पीएम जन आरोग्य योजना 2018, देखिए फिर से तीसरी बार पूछ लिया इसको। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो बार बार आपसे पूछी जाएंगी। यहाँ पे देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, मेक इन इंडिया, इसको देख लीजिए, 2022 के प्रीलिम्स में यूपी PCS में पूछा गया था। याद होगा आपको, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया और उसका क्या उद्देश्य था। तो ये कई बच्चों का गलत हो गया था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सितंबर 2014 और पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014। फिर इसके बाद मुद्रा बैंक योजना, ये 8 अगस्त 2015 को शुरू किया गया। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। मुद्रा बैंक योजना में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। पहल योजना क्या है भैया? पहल योजना, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2014 को 54 जनपदों में 1 जनवरी 2015 से पूरे देश में लागू कर दी गई। यानी पहले जब इसका शुभारंभ किया गया तो 54 जिलों में शुरू किया गया था 2014 से, लेकिन 1 जनवरी 2015 से अर्थात 1.5 महीने बाद ही पूरे देश में लागू कर दी गई। ये जैम का प्रथम प्रकार है। जैम का मतलब समझते हो? क्या समझते हो? जैम का मतलब होता है, खाने वाला जैम नहीं होता है, टोमेटो केचप मत समझो। इसका मतलब होता है जनधन अकाउंट,
इसका मतलब होता है आधार कार्ड, इसका मतलब होता है मोबाइल। अर्थात आपका जो भी जनधन खाता खोला गया है उसमें एक आधार कार्ड को लगाया जाएगा आईडी प्रूफ के लिए, और आधार कार्ड और जनधन खाते दोनों आपके एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होंगे, ताकि जो भी आप गतिविधि करोगे, जो भी आप पैसा निकाल रहे हो, डाल रहे हो, उसकी सारी अपडेट्स आपको मोबाइल पे मैसेज के थ्रू मिलती रहेगी। और इसके लिए बार बार आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा कि मेरे बैंक में कितना पैसा है या कितना निकाला गया। तो इसी को जैम कहा जाता है। और डीबीटी के माध्यम से एलपीजी का अनुदान को हस्तांतरण, यानी कि जो एलपीजी गैस पे जो सब्सिडी देने की बात हुई थी वो भी दी जाएगी इसमें। यह उपभोक्ताओं के बैंक खातों में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना जो कि गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर दी गई है। तो पहली योजना मुख्य रूप से डीबीटी का बेनिफिट देने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें जैम का प्रयोग किया गया था, यानी जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल। पीएम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, यह भी बहुत चर्चा में रहने वाली है, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी 2024 के इलेक्शन से पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, अयोध्या में गए हुए थे। और अयोध्या के एक ऐसे परिवार में गए थे जहां पे, याद है आप लोगों को, जहां पे 9 करोड़ या 10 करोड़ नंबर पे जो कैंडिडेट था उसी महिला के घर गए हुए थे कि भाई आपको पीएम उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिया गया वो हमारी योजना में 10 करोड़ या 9 करोड़ के आसपास कुछ टारगेट था, मतलब एक राउंड फिगर नंबर था जो एक लकी नंबर था। तो मोदी जी वहां मिलने गए थे। संयोग की बात देखिए कि वो अयोध्या में ही मिला, राम मंदिर के पूजन में गए हुए थे। अच्छी बात है। इसकी शुरुआत देखेंगे तो इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया यूपी से की गई थी। देखिए इसी को मैं लेके कंफ्यूज हो रहा था आगे, आयुष्मान वाले को लेके। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की महिलाओं को 5 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क प्रदान करना। जब ये शुरू किया गया था, फिर 8 करोड़ हुआ, फिर 9 करोड़ टारगेट हुआ, फिर उसके बाद एक और योजना, हालांकि उज्ज्वला 2.0 को भी शुरू किया गया 2021 में, महोबा से शुरू किया गया था, याद होना चाहिए, महोबा से उज्ज्वला 2.0, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत में, हरियाणा में की गई थी मोदी जी के द्वारा, हरियाणा में। और इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को मतलब कि रोकना, अर्थात कि बेटी को बचाना है हमें, और साथ ही साथ सुरक्षा और शिक्षा भी देनी है उसको। अब एक और योजना आती है इंपॉर्टेंट, भाग्यश्री योजना। ये क्या है? 8 मार्च 2015 को महाराष्ट्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के परिवारों की बालिकाओं के लिए शुरू किया था भाग्यश्री योजना। 2010 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु भारत सरकार द्वारा स्वावलंबन योजना भी शुरू की गई थी। अब यहाँ पे एक योजना ये आ रही है स्वधार योजना, जरा इसको याद कर लेना, ये महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह के लिए भी। स्वाधार योजना का मतलब है कि कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, जो महिलाएं कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं, जैसे मलिन बस्ती में हो गई, जनजातीय समुदाय के हो गए, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है ढंग से, जो है कि झोपड़ी उपड़ी में रह रही है, बारिश में बेचारी परेशान हो जाती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए शुरू किया गया, और 2001-2 में शुरू किया गया महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। आप इसको मेंस की आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो, महिला के विकास के लिए स्वाधार योजना भी। अब यहाँ से महिला से संबंधित योजनाएं हैं, जैसे महिला समृद्धि योजना 1983, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1988, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 में। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधान 1 अप्रैल 2017 से लागू हो गए। इसमें जो लाभ दिया जा रहा मातृत्व, जो महिला मां बनने की प्रक्रिया में होती है, यानी कि प्रेगनेंसी होती है उसके पास, और बच्चे जो है कि उसने गर्भ में पाल रही है बच्चे, फिर उसके बाद उसका जन्म होता है, तो इस दौरान इसके तहत गर्भवती महिला कर्मचारी कुल 26 सप्ताह के सवेतन अवकाश की हकदार होते हैं। 26 सप्ताह सवेतन, यानी कि अवैतनिक नहीं, उन्हें वेतन मिलेगा, जिसको आम भाषा में, ठीक है, जिसको आम भाषा में लगभग 6 महीने के आसपास का समय बोला जाता है कि 6 महीने आपको क्या मिलेगी? मैटरनिटी लीव मिलेगी। मैटरनिटी लीव मिलेगी कि आप अपने बच्चों का केयर कर सकते हैं 6 महीने तक। प्रारंभ में बच्चों को माँ का दूध पीना होता है, स्तनपान करना होता है, जो बच्चों के लिए बहुत इम्यूनिटी से भरपूर होता है। तो उस दौरान जो है कि बच्चे की केयर करना माँ के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। और अगर उसका हस्बैंड जॉब में है तो ये भी एक दिक्कत है कि जॉब भी करनी जरूरी है, भाई पैसे भी तो कमाने हैं ना। तो हस्बैंड अगर जॉब कर रहा है तो ऐसे में माँ के पास बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, जिसमें अगर वो कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉइज है तो उसको छुट्टी लेना कंपलसरी हो जाएगा, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी अपने बच्चे को लेके। तो 6 महीने की छुट्टी दे दी जाती है, और उसका वेतन भी नहीं कटता, पूरा 6 महीने वेतन आता रहता है, जिसमें से वे प्रसव पूर्व अधिकतम 8 सप्ताह का तथा प्रसव के पश्चात, ध्यान देना, प्रसव के पश्चात शेष अवधि का अवकाश ले सकती हैं। यानी मान के चलो कि 7 महीने कंप्लीट होने के बाद 2 महीने, जो कि 1 महीना 4 हफ्ते का होता है, तो 2 महीने 8वें महीने और 9वें महीने, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत प्रेगनेंसी उस समय जो है कि चरम पे आ चुकी होती है, मतलब बच्चे का जो भ्रूण होता है बड़ा हो चुका होता है,
माँ का पेट भी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। गाड़ी पे नहीं बैठना चाहिए उस समय, पैदल चलना चाहिए, पैदल चीज़ें चलने को प्रेफर करना चाहिए, हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए, घर में गलत तरीके से सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, बहुत सारी केयर करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में आप 2 महीने पहले ही, प्रेगनेंसी से 2 महीने मतलब प्रसव से 2 महीने पहले आप छुट्टी ले सकती हो और बचे हुए 4 महीने आप आगे ले सकते हो। इसमें शिशु गृह वाले प्रतिष्ठानों में माताओं को प्रतिदिन कम से कम 4 बार शिशु गृह जाने की अनुमति भी होती है। जननी सुरक्षा योजना, अच्छा शिशु गृह का मतलब समझ रहे हो, जहां पे एक माता के लिए एक अलग रूम बना दिया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, कि बच्चे को दूध पिलाना है। मान लो कोई महिला है जो अपने बच्चे को लेकर आ रही है, अब फॉर एग्जाम्पल कि वो जॉब भी कर रही है, ठीक है, और उस दौरान उसको जो है कि बच्चे को भी लालन पालन करना है, उसको दूध भी पिलाना है, तो कम से कम 4 बार जरूर जा सकती है, कम से कम। भाई बच्चे को तो भूख लग रही है हर आधे घंटे 1 घंटे पे, अब पता चले आप कमेंट करने लग जाओ, लड़के हैं या पुरुष हैं वो क्या कमेंट करेंगे, यार इस औरत को जब देखो तब काम ही रहता है, बस आती जाती रहती है, ऑफिस आती ही क्यों है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग सपोर्टिव होते तो कुछ लोग आलोचना करने वाले लोग होते हैं, वो उनकी पीड़ा को, उनकी परिस्थितियों को नहीं समझते हैं। भाई बच्चे को भूख लग रही है, माँ का दिल कैसे मानेगा कि उसको दूध ना पिलाए, तो वो अपने 4 बार उन्हें कम से कम छूट रहती है कि आप हर 1 घंटे 2 घंटे पे जाके अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। एक ब्रेस्ट फीडिंग रूम होता है, उसमें जाके आप पिलाइए। अक्सर एयरपोर्ट्स पे और रेलवे स्टेशन पे भी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं। जननी सुरक्षा योजना की बात करेंगे। 12 अप्रैल 2005 से निर्धनता रेखा के नीचे यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पूर्व में संचालित योजना राष्ट्रीय मातृत्व लाभ का स्थान ले लिया इसने। जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जल जीवन मिशन के बारे में इसको देखा जाए तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। इसके तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को और हर घर जल पाइपलाइन जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाएगा, यानी इसमें राज्यों के लिए। और इस समय आप लोग अपने ग्राम पंचायतों में देख रहे होंगे कि बहुत सारे गांव में क्या हो रहा है, ब्लैक कलर की एक मोटी पाइप जो है कि डाली जा रही है बीच में हर गांव के जो है कि रोड को खोद के, ताकि उनमें एक पाइप का कनेक्शन दिया जाए और आपको पानी की सप्लाई की जा सके। अमृत योजना क्या होती है, इसको अमृत भी कहते हैं, अमृत भी कहते हैं। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी 25 जून 2015 को इसको शुरू किया गया, शहरी अवसंरचना से संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान, ये दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है, दिव्यांग व्यक्तियों से, कि इनके लिए सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया। संकल्प परियोजना HIV एड्स के समापन से जुड़ी हुई है। फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। सन 2000 में इसको शुरू किया गया था, 25 दिसंबर 2000 में। इसका उद्देश्य था कि गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना, ठीक है। कई जगह आप जब गांव में प्रवेश करते हो, एंट्री करते हो, तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता है और उस पर उस तरीके से कुछ डिजाइन बना होता है सड़क का, और उसके नीचे लिख दिया था क्या, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सब चीजें यार देखा करो, ठीक है। मैं जब ऑब्जर्व करता हूं इन सब चीजों को, तो आप भी कर सकते हो, और अगर नहीं करते हो तो मैं जो उदाहरण देता हूं ना, उनको एसिमिलेट किया करो और चीजों को देखा करो। क्योंकि आप केवल किताब रटने से नहीं बन जाओगे अधिकारी। किताब रटने से अगर अधिकारी बन जाते तो हर वो बच्चा सेलेक्ट हो जाता जो अपने एजुकेशन के क्लास में इंटर 12th या फिर आपका ग्रेजुएशन PG में टॉपर रहता है, गोल्ड मेडलिस्ट रहता है, लेकिन वो UPSC में टॉप नहीं करता है, सेलेक्ट भी नहीं होता। इवन की टॉप तो बहुत दूर की बात रही। UPSC या UPPCS में सिलेक्शन लेना है तो अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना पड़ता है। आप जो भी चीज देखते हो तो उनमें अपने काम की चीज ढूंढो। आप लोगों में से न जाने कितने लोगों ने जो है कि गांव का भ्रमण किया होगा, कई सारे लोग गांव में रहते होंगे, इवन कि उनकी नजर भी पड़ी होगी उस बोर्ड पे, लेकिन कभी वहां पे रुके हो? उस बोर्ड के नीचे एक बड़ा सा नेम प्लेट लगा होता है कि किसने इसका उद्घाटन किया और कौन सी मद में था, कौन सी धनराशि थी, उसमें कौन सी योजना के तहत उसको शुरू किया गया। तो स्पष्ट लिखा होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 के अंतर्गत इस गांव में इतनी लंबी या इतने किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण किया गया। तो वहीं पर योजना का वर्ष भी लिखा होता है। तो बहुत सारी चीजें आपके इर्द गिर्द ही होती है। एग्जामिनर इन्हीं चीजों को चेक करने के लिए एग्जाम में पूछता है कि आपको केवल किताबी ज्ञान है या आसपास की चीजों का ज्ञान है। और मैं हमेशा विजिट करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, तो बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ। और आप लोगों को भी इस तरीके के नजरिए को डेवलप करना चाहिए, तब आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स की श्रेणी में आ पाएंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी वैसे भी सेलेक्ट नहीं हूँ, लेकिन एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स की पहचान होती है दोस्तों, आप आसपास की समस्याओं को कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तभी तो आप उसका समाधान दे पाओगे ना। चलिए आगे आते हैं। इमोशनल नहीं होना है, बस मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग थोड़ा अवेयर रहा करिए जो भी आसपास चीजों को देखते हैं। सहकारिता आंदोलन, ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर ने, चलिए इसको छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है।
देखते हैं यहाँ पे कुछ काल अनुक्रम, जैसे ट्राइसेम की बात करें 1979 में आया था, और EAS 1993, RLEG पता नहीं क्या है, कुछ चीजें नहीं जाननी चाहिए। ट्राइसेम को जान लेते हैं, ट्राइसेम बहुत सुनने में आता है। यह है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रामीण विकास से संबंधित है, जहां पे गांव में रहने वाले युवाओं को रोजगार से संबंधित जो है कि ट्रेनिंग दी जाती है। अप्रैल 1999 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। अब आ जाइए RIDF, जो कि नाबार्ड के अंतर्गत है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष। इसका गठन 1995-96 में नाबार्ड के तहत किया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति की जाएगी, ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी और ग्रामीण विद्युतीकरण किया जाएगा। लेकिन ध्यान देना, इसमें कहीं पर भी ग्रामीण आधारभूत संरचना की बात नहीं, ग्रामीण औद्योगिक की बात नहीं, केवल 3 चीजों, गांव में जल की आपूर्ति करो, गांव में सड़क बनाओ और गांव में विद्युतीकरण करो। इन तीनों चीजों को ही RIDF के तहत नाबार्ड फंडिंग करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, दोनों के समामेलन से 1989 में अस्तित्व में आती है क्या, जवाहर रोजगार योजना। और जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत क्या है, इसमें कुल रोजगार का 30% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना। अब आ जाते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट योजना, कई बार इसको भी पूछा गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1 अप्रैल 1999 से शुरू की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इस योजनाओं में अगर हम देखेंगे तो 6 योजनाओं का लगभग विलय कर दिया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, इसमें 6 योजनाएं सम्मिलित कर दी गई। कौन सी, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्लानिंग कर दो। फिर दूसरा ट्राइसेम को भी इंक्लूड कर दिया गया, जो 1979 में शुरू हुआ। ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना भी इसमें इंक्लूड कर दी गई। 10 लाख कूप योजना, कूप मतलब कुएं खोदने की योजना, और उन्नत टूल किट योजना और गंगा कल्याण योजना, ये 6 प्रकार की योजनाएं अब आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर दी गई है, जो कि 1999 से शुरू की गई है। अब यहां पर आगे देखते हैं, कालांतर में SGSY को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि यहां पे देखोगे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में जो शुरू किया गया था इसमें, और फिर मार्च 2016 में NRLM को भी दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में शामिल कर दिया गया। यहां पर कुछ बैंक वगैरह के बारे में देख लेते हैं। औद्योगिक वित्त यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कौन प्रोवाइड कराएगा, सिडबी। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण। ग्रामीण साख को देखने के लिए नाबार्ड, और ग्रामीण रोजगार के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब यहाँ पे देखो, अभी आपने पढ़ा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 1999 में थी, लेकिन उससे पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसको शुरू किया गया था 1997 में, जो शहरी बेरोजगारों से संबंधित थी। तो पहले शहरी वाले को याद रखना 1997, फिर उसके बाद ग्रामीण वाले को याद रखना 1999। इसमें 3 योजनाओं को शामिल किया गया, नेहरू योजना, शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम और PM समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। अब यहाँ पे कुछ कार्यक्रम है और शुरू करने वाले वर्ष, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, देखो ग्राम के स्तर पे 1999 में था, लेकिन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये आपका क्या हो जाएगा, शहर के स्तर पर 1997। जवाहर रोजगार योजना 1989 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 और राष्ट्रीय आजीविका सहायता कार्यक्रम 1995 में। फिर यहाँ पे कुछ योजनाएं जैसे जनश्री बीमा योजना 2000 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, आम आदमी बीमा योजना 2007, MG नरेगा 2009, यानी मनरेगा की बात की जा रही है। हालांकि मनरेगा को 2005 में ही अधिनियमित कर दिया गया था और 2006 से इसको शुरू कर दिया गया था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग करके इसको MG नरेगा यानी मनरेगा कर दिया गया 2009 में। तो शुरुआत तो हुई थी नरेगा के नाम से, 2006 में शुरू हो गया था, अधिनियम 2005 में आया था, याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। और बाद में महात्मा गांधी वर्ड इसमें जोड़ा गया 2 अक्टूबर 2009 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पे 1952 में शुरू किया गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि कार्यक्रम, संचार की प्रणाली में सुधार, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति 1957 की, विलेज स्कीम 1950 KVS जिसको हम कहते हैं, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण जो है कि 1999 में। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस वाले चैप्टर को, अगर हम लोग देखते हैं मतलब पॉइंट को, राष्ट्रीय पेंशन योजना, हालांकि ये भी चैप्टर बड़ा है लेकिन आज की क्लास में हम इसको आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी दोस्तों, तो आपको कंप्लीट करने में भी आसानी होगी। क्योंकि कई बार लोगों की कमेंट आए कि सर 1-1 घंटे की क्लास मत रखा करिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बोरिंग भी हो जाता है आगे चल के, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है पूरी की पूरी घटना चक्र में, तो तैयार भी नहीं हो पाती है। इसलिए लिमिटेड रखिए,
तो 40 से 42 मिनट की एक एक क्लास हम लोग रखेंगे। तो ये लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसको हम लोग एनपीएस भी बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। हालांकि इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और इसके अंदर 18 से 60 वर्ष तक, ठीक है, तक की आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकते हैं, भारतीय नागरिक। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया था, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इरडा। आई थिंक यही होता है क्या, नहीं इरडा नहीं होता है, ये तो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, पीएफआरडीए होता है, पीएफआरडीए, हाँ सर ये है प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ यही है ना, देखिए ये है प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए होती है, ठीक। तो ये यहाँ तक आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और अगली क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे योजना वगैरह को, फिर उसके बाद ही हम गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित भी चीजों को कवर कर लेंगे। तो परेशान नहीं होना, जितनी भी योजनाएं मैंने आज बता दी हैं इसको जरा ढंग से आप लोग कवर कर लो। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो अब आपको लग रहा हो कि हाँ सर ये बहुत सारे मॉक टेस्ट में भी आते हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज में भी देखने को मिले, यूपी पीसीएस में, प्रीलिम्स में, मेंस में, आरओ में, अदर स्टेट के पीसीएस में, और इसके लिए एक ही सोर्स है घटना चक्र। तो कहीं नहीं भटको, इकोनॉमिक्स के लिए एक तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट पढ़ लो, साथ में आपको बस घटना चक्र पढ़नी, आपके इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन यहां से सही हो जाएंगे। यही सारे प्रश्न रिपीट होते हैं घूम फिर के और आप ढूंढते रहते हो पता नहीं कहां से पूछ लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और पीडीएफ के लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो, वहां से सारी पेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।